नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एक ऐसा विषय जिस पर आम विद्यार्थी चाहता है कि सर आपका क्या विचार है, हमें बताएं। साथियों, परीक्षा कक्ष जो होता है, एक ऐसा कक्ष होता है जहां पर अच्छे-अच्छे लोगों को पसीने छूटने लगते हैं। बरसों की तैयारी की हुई होती है, वो परीक्षा कक्ष में पहुंचता है, वहां बैठता है और उससे पहले उसको जो है पसीना आने लगता है, कंपकंपी छूटती है, वॉमिटिंग जैसा लगता है, होंठ सूखने लगते हैं, हाथों में कंपकंपी आ जाती है, पानी की ज़रूरत महसूस होती है। ऐसा हम सबके साथ में होता है। ऐसे क्या बिंदु हो सकते हैं सर, जिस पर आप चर्चा करें और हम इस समस्या से निजात पाएँ, ताकि ये जो परीक्षा कक्ष की रणनीति है, उससे हम हमारे सामने आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम आ रहा है, सब इंस्पेक्टर के आने वाले समय में एग्ज़ाम होगा, रीट थर्ड ग्रेड की प्रक्रिया जो है शुरू हो गई है। अनेक सारे एग्ज़ाम विद्यार्थियों के सामने आते हैं। अभी पशु परीक्षक की परीक्षा होने वाली है आने वाले समय में। संस्कृत शिक्षा विभाग की परीक्षाएँ चल रही है। सर एक ऐसा सटीक आइडिया दीजिए कि मेरे जो 5-7 प्रश्न परीक्षा कक्ष में तब गलत हो जाते हैं जो मेरे पढ़े हुए थे। देखिए एक-एक बिंदु मैंने वो उठाया है जो आम विद्यार्थी की समस्या। क्या समस्या है सर? मुझे एक-एक करके समझाने का प्रयास कीजिए। या मैं जानने की कोशिश करता हूँ, सर मेरे पढ़ा हुआ गलत हो जाता है, क्यों गलत होता है? आज चर्चा करेंगे। क्या करूँ मैं ऐसी कंडीशन में, जब मैं कुछ गलतियाँ स्वयं कर लेता हूँ? क्या आपके साथ हुई क्या ऐसी समस्या? ये हेलो सर लिखने का क्या उद्देश्य है? ये विद्यार्थियों की वे बातें हैं जो विद्यार्थी मुझे बताता है और मुझे कहता है सर कभी मैसेज करता है, कभी फ़ोन करता है, कभी कमेंट करता है। सर क्या करूं? ऐसी गलती मुझसे क्यों होती है? मैंने जो सीखा, मेरा जो अनुभव, वो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं। दोस्तों, मुझे क्या करना चाहिए? एक प्रश्न है, मेरा अनुमान गलत क्यों हो जाता है? सर घर आता हूँ, कभी कुछ लोग कहते हैं मैंने ये वाला किया था, मेरा आंसर ए भरा, बी भरा, 1 नंबर 2 नंबर सही हो गया। मुझे लगता था कि 1 होना चाहिए सही, फिर मैंने ब भर दिया, स भर दिया, मेरे गलत हो गया, औरों के सही हो जाता है। ऐसा नहीं है। सबके सब लोगों का अनुमान गलत होता है। ठीक है, कभी एक आध तुक्का लग सकता है, मैं उसे कभी तीर नहीं मानता। कैसे होगा सही उत्तर? हम क्या करें सर कि हमारा जो आंसर है वो सही हो जाए, उसके लिए हमें एक सटीक आइडिया दीजिए। इसके लिए मैंने कुछ प्रश्न बनाए हैं और कुछ प्रश्नों से उस बात को समझने का प्रयास किया है। तो साथियों, पढ़ा हुआ गलत कैसे हो सकता है? तो खैर, डॉक्टर एम एस राजपुरोहित असिस्टेंट प्रोफेसर, साथियों ये मेरा जो है टेलीग्राम का चैनल है, आप लोग इससे भी जुड़ें ताकि जितनी भी ये बेसिक कक्षाएं जो विद्यार्थियों के हित के लिए मैं ले रहा हूँ, विद्यार्थियों की समझ के लिए जो मैं उनके सामने लेके आ रहा हूँ, उसका वहाँ पर पीडीएफ भी मिलेगा और समय समय पर वहाँ पर नई जानकारियाँ मिलेगी और वहाँ पर जो है साथियों के लिए कुछ पाठ्य सामग्री और कुछ टेस्ट भी वहाँ देखने को मिलेंगे। तो ज़रूर जो है लिंक के साथ जुड़ेंगे आप लोग। साथियों एक प्रश्न बनाया है, किस क्रमांक में वर्तनी अशुद्ध नहीं है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है ये, आंसर तक जाने की आवश्यकता ही नहीं है, प्रश्न को समझना है। तो 2 बातें, जब मैं परीक्षा भवन में बैठा होता हूँ, ये छोटी-मोटी जब मुझे हेजिटेशन होती है, मेरे साथ जो घटनाएँ घटित होती है, इसका जवाब मैं लास्ट में दूँगा, पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। एक ऐसा प्रश्न, किस क्रमांक में वर्तनी अशुद्ध है? देखिए ये प्रश्न भूगोल का भी हो सकता था, इतिहास का हो सकता था, कला संस्कृति का हो सकता था, शिक्षा मनोविज्ञान का भी हो सकता था, साइंस का हो सकता था। मैंने हिंदी का प्रश्न उठाया, देखें आप लोग। किस क्रमांक में वर्तनी? वर्तनी का मतलब होता है शब्द शुद्धि। शब्द की शुद्धि क्या है इसको समझना। अगली जानकारी, अशुद्ध, अशुद्ध यानी गलत। देखें प्रश्न कितना जबरदस्त है। नहीं है, गलत नहीं है, इसका मतलब क्या है? सही है। और जब सही ढूंढना है तो 1 मिलेगा और गलत ढूंढने हैं इस दृष्टि से तो हमको 3 मिलेंगे, 3 शब्द मिलेंगे। आगे बढ़ाते हैं। अब हमें ढूंढना क्या है? किस क्रमांक में सही शब्द है और गलत को अलग करना है, सही को ढूंढना है। ये आरपीएससी की थ्योरी है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। विशेष करके व्याकरण के प्रश्नों में, इतिहास और भूगोल के प्रश्नों में भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। जिस व्यक्ति ने इस अंतिम हिस्से को समझ लिया प्रश्न को, वो अच्छे तरीके से हल कर सकता है। जो उसके पढ़ा हुआ है वो कभी गलत नहीं होता है। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो क्या करना है? जो अशुद्ध नहीं है यानी जो गलत नहीं है, गलत नहीं है तो क्या है? सही है। 1 नंबर को देखते हैं, अरे उच्चारण भी नहीं हो रहा है,
क्या होना चाहिए? शब्द होता है अंतः धन धान या ध्यान, जिस धान शब्द के रूप में लेते हैं। तो साथियों संधि करने पर अंतः से जो रैफ बनता है वो इस तरीके से नहीं बनेगा और जो रैफ बनेगा वो र पर जाएगा। कुल मिलाकर के कहना चाहिए 1 नंबर ऑप्शन गलत है, तो इसको काट दीजिए। एक अच्छा आइडिया, इसको काट दीजिए। आगे क्या करना है सर? आगे बढ़ेंगे। निरोग, खैर उच्चारण किया है शुद्ध, लिखा हुआ है गलत। निरोग, निरोग में मात्रा दीर्घ होकर के ऐसे होगा, इसका मतलब ये शब्द भी गलत है। वाल्मीकि मूल शब्द होता है, जैसे ही ई प्रत्यय लगेगा तो यह शब्द भी क्या हो गया है? गलत हो गया है। चौथे बिंदु को देखेंगे तो लिखा हुआ है षड्यंत्र। षड्यंत्र शब्द बना है सट धन यंत्र। ध्यान से देखें, ट से बनेगा ड, वर्ग का तीसरा वर्ण आएगा, शब्द बनेगा षड्यंत्र। कुछ लोगों के दिमाग में हो सकता है कि सर यहां पर कोई बिंदी लगा करके ऐसा लिख दें क्या? ऐसा नहीं आएगा। तो हमारा आंसर यहां क्या बन रहा है? 4 नंबर। अब एक बात बताइए, 1 नंबर से 4 नंबर तक जाने में मुझे थोड़ा समय लगा और एक एक प्रश्न को मैंने हल किया, उसको तकनीकी दृष्टि से, जैसे गणित और रीजनिंग में होता है वैसे इसको हल किया। एक तो ये तरीका हुआ। तो 2 बातें समझ में आई, प्रश्न को समझना, चारों ऑप्शन को देखना और उनके साथ में जो एक्टिविटी हो सकती है अभ्यास की उसको ठीक से देखना। अब जब 4 नंबर सही हो गया है तो मुझे अपनी प्रश्न संख्या देखनी चाहिए OMR सेट में। कई लोगों की ये बड़ी समस्या होती है, सर मैं ना वो सीक्वेंस चूक गया था, पहले प्रश्न का उत्तर जो था ना वो तो ठीक लिखा, फिर दूसरे तीसरे में मैं एक प्रश्न छोड़ना था, वो OMR में छूट गया और ऐसे पता नहीं कैसे मेरे उत्तर गलत भर दिए गए। अरे ऐसे कैसे भर दिए भैया? जब किसी प्रश्न के उत्तर को हम OMR शीट में फिल करते हैं तो क्या प्रश्न संख्या को वापस नहीं देखते हैं? और यदि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर रहा है, इतना प्रयास नहीं कर रहा है, तो उसको घर पे ऐसा अभ्यास कर लेना चाहिए ताकि ये चूक उसकी नहीं हो। एक और प्रश्न है, फिर कुछ खास बातें और। किस क्रमांक में भिन्न उपसर्ग है? भिन्न उपसर्ग का मतलब यह हुआ कि जो 3 ऐसे बिंदु होंगे जिसमें एक जैसा उपसर्ग आएगा और एक बिंदु ऐसा होगा जिसमें अलग उपसर्ग आएगा। अब यहां जिसको संधि और संयोग की जानकारी है वो अच्छे से समझ पाएगा, जिन्हें उपसर्ग भी अच्छे से याद होना चाहिए। अति अत्यंत शब्द देखेंगे, इसमें अति उपसर्ग आएगा और यण संधि से शब्द यहां पर अंत आएगा, उपसर्ग पता चल गया अति। यहां अगर 2 नंबर की तरफ जाएंगे तो अति उपसर्ग और मूल शब्द के रूप में क्षय आएगा। यहां 4 नंबर की तरफ जाएंगे, दीर्घ स्वर संधि हो रखी है तो अति उपसर्ग के साथ में शब्द इंद्रिय आएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग 3 नंबर की तरफ जाएंगे तो अति उपसर्ग सबको दिखाई देगा, लेकिन जिसकी तिथि तय नहीं है, जिसका समय तय नहीं है, वो मेहमान होता है और वह अधन तिथि से बनता है साथियों। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो 2 नंबर बनेगा, यानी कि जो 2 नंबर है उसमें ऐसा उपसर्ग है जो अन्य शेष 3 में नहीं है। ये एक आइडिया था, यहां किसी प्रकार का तुक्का नहीं है, प्रैक्टिकल प्रयोग करने से कभी भी प्रश्न का उत्तर गलत नहीं होता है, ध्यान रखना है। अगली जानकारी, किस क्रमांक में परा उपसर्ग नहीं है? देखिए एक जैसे दिख रहे हैं, परा 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 और ये परा। जिस साथी को संधि संयोग और उपसर्गों की थोड़ी सी जानकारी वो ठीक तरीके से करेगा। अब साथियों देखिए, मुझे ऐसा लगा कि ये पराधीन शब्द जो मैंने देखा है वो पर धन अधीन होता है। मेरे ऐसे काफी समय से अभ्यास में था, मुझे समझ में आ गया। मैं तो फिर भी कहूंगा उत्तर नहीं भरना है, क्योंकि इसमें पर उपसर्गे परा नहीं है। आंसर मिल गया यहां से, ये नहीं को जरा ध्यान से देखें, मुझे यहां आंसर मिल गया है, लेकिन मुझे इसे भी जांचना चाहिए। पराधन भव, पराधन मर्ष और पराधन जय। मैं समझ गया हूं कि 1 से लगाकर 3 तक के बिंदुओं में तो उपसर्ग है परा और जो चौथा बिंदु है उसमें उपसर्ग है पर। इस आधार पर मेरा आंसर भी बनेगा 4 नंबर। मुझे ढंग से प्रश्न संख्या देखनी चाहिए और उस प्रश्न संख्या के सामने 1 2 3 4 के ऑब्जेक्टिव को अच्छे तरीके से गोला करना चाहिए, यह देखना चाहिए। अब मूल बात करते हैं कि सर जब मैं पढ़ करके जाता हूं तो गलती क्यों होती है? क्योंकि मैं प्रश्न को समझता नहीं हूं और मैं जल्दबाजी में जवाब देता हूं। लेकिन सर प्रश्न पत्र आता है उससे पहले मैं घबरा जाता हूं, तो साथियों उसके लिए क्या करना चाहिए? अपने आप को संयमित करना चाहिए, लंबे श्वास भर करके ऑक्सीजन लेनी चाहिए, थोड़ा पानी भी अगर हम पी के जाएं तो अच्छा रहता है। और कुछ बिंदु मैंने इस तरीके से लिखे हैं, साथियों ध्यान दें, हम संयमित रहें, प्राणायाम कर सकते हैं बैठ करके, किसी प्रकार की मना नहीं है, योग नहीं करना है।
प्राणायाम का मतलब है अनुलोम विलोम आराम से करें तो सांस आती है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ते ही हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है और हमको क्या लगता है, स्थिति ठीक होने लगती है। अगली जानकारी, यदि हम परीक्षा से पूर्व रात जो होती है साथियों, उस दिन हमको क्या करना चाहिए, अच्छी नींद लेनी चाहिए। सर नींद आती नहीं है, ये एक समस्या हो सकती है। मैं किसी प्रकार की दवाई का तो नहीं कहूंगा आपको, लेकिन अगर व्यक्ति प्रतिदिन अपनी दिनचर्या ठीक करता है तो परीक्षा के दिनों में यह समस्या नहीं होती है। यह समस्या उस व्यक्ति को ज्यादा होती है साथियों जिस व्यक्ति ने पहले से तैयारी नहीं कर रखी होती है और अब उसकी हार्ट बीट बढ़ने लगती है। खैर आप अच्छा सा ध्यान रखें। परीक्षा भवन में जाएं तो पानी पीना चाहिए, यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। और एक बात तय कर लेनी चाहिए कि कुछ भी हो जाए मुझे प्रश्न अच्छा करना है, इसलिए अपने आप को ठीक रखना है और ये एक अंतिम परीक्षा मेरे जीवन की नहीं है। अगर मैं ऐसा सोचता हूं तो मेरा मनोबल, आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहता है। अब जब हम पढ़ाई करके घर से निकलते हैं और कुछ चीज़ें ऐसे मेरी तैयारी की हुई होती है तो मैं इन चीज़ों से बाहर आ सकता हूं। कई बार विद्यार्थी कहता है कि सर मैं परीक्षा भवन में बैठा था, मुझे प्रश्न बहुत सरल लगा, प्रश्न पत्र मुझे सरल लगा। उस स्थिति को मैं एक नया नाम देता हूं, अति उत्साह। दूसरी कंडीशन होती है साथियों हतोत्साह। ये दोनों ही स्थितियां विद्यार्थी के जीवन की भयंकर समस्याएं हैं। प्रश्न पत्र सरल आता है, ज्यादा घातक होता है कब, जब मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाता हूं और ऐसी स्थिति में मेरे गलत होने के चांस बढ़ जाते हैं। ओएमआर सीट में मुझे आंसर फिल करते वक्त भी गलती होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। तो अति उत्साह की स्थिति में अपने आप को धैर्य से काम लें। क्या करना है आपको, जो है धैर्य का काम लेना है, धैर्य का सहारा लेना है, आराम से बढ़ना है, गति बढ़ानी नहीं है, समय देख करके चलना है। हतोत्साह, कभी कभी प्रश्न पत्र क्या होता है, ज्यादा ही कठिन आ जाता है और उस कठिन प्रश्न पत्र में मैं घबरा जाता हूं कि मैं जो पढ़ करके आया हूं वो तो आया ही नहीं है प्रश्न पत्र में। ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए पहले पेज पर ऐसा हो जाए, दो चार प्रश्न हमको कठिन लगे तो हमको थोड़ा आगे बढ़ जाना चाहिए। जैसे ही हम आगे बढ़ जाते हैं साथियों प्रश्न पत्र को हम देखते हुए, तो मुझे लगता है कि वहां कुछ ऐसे प्रश्न, चूंकि हम तैयारी करके जा रहे हैं, पढ़ करके जा रहे हैं, अच्छी मेहनत करके जा रहे हैं, तो हमें कुछ प्रश्न ऐसे मिल जाएंगे जो हम अच्छे से जानते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यानी कि ऐसी स्थिति में हम चिंता में नहीं जाएं, हमें टेंशन नहीं करनी चाहिए, पृष्ठ बदलना चाहिए। पृष्ठ बदल करके हमें क्या करना चाहिए साथियों, हमें उस प्रश्न की तरफ ध्यान देना चाहिए जो हमारे पढ़ा हुआ है और जिसका उत्तर हम ठीक तरीके से कर सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा तो जिन प्रश्नों को हमने कठिन समझ रखा है, जिसकी वजह से हमारे हाथ पांव फूल रहे होते हैं, उन प्रश्नों को हम समय के लास्ट में, जब प्रश्न पत्र पूर्ण होने लगता है, समय समाप्त होने लगता है, उस समय जो हमारे पास में रिजर्व समय बचता है, उस रिजर्व समय में उन प्रश्नों को हल करना चाहिए और अधिकतम हम कितने ठीक कर सकते हैं उतने करने चाहिए। कभी कभी एक बच्चा प्रश्न करता है, सर तुक्का कैसे लगाएं, अनुमान कैसे लगाएं। इसके लिए एक अच्छा सा आइडिया हो सकता है। वैसे अनुमान के मैं कभी पक्ष में नहीं हूं। क्यों, मैं इसके पक्ष में कभी भी नहीं हूं। मैं इसका पक्ष नहीं लेता कि आप अनुमान लगाएं। क्यों सर, क्योंकि परीक्षाएं जो होती है साथियों वो नकारात्मक, कहना चाहिए ऋणात्मक अंक होते हैं। हमारे अंक काट लिए जाते हैं, हमसे ले लिए जाते हैं जो अंक पहले से आए हुए हैं, तब जब हम किसी को गलत करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अनुमान का सहारा कभी नहीं लेना चाहिए। कुछ ट्रिक अपनानी चाहिए, कुछ तरीके अपनाने चाहिए। उस तरीकों में से एक तरीका यह हो सकता है कि 4 ऑप्शन में से मान लीजिए मेरे पढ़ा हुआ बिंदु में से मैं 50-50 का चांस लेता हूं। क्या है ये 50-50 का, कि पहला आंसर दूसरा आंसर नहीं है सर, तीसरे और चौथे में हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में फिर थर्ड और फोर्थ में ही आंसर आना चाहिए, फिर फर्स्ट सेकंड नहीं जाना चाहिए। ये 50 वाला मामला बिल्कुल ठीक तरीके से लेना चाहिए। और अगर ऐसी स्थिति बनती है तो चूंकि बड़ा काफी कंपटीशन रहता है,
हम काफ़ी अच्छा प्रश्न पत्र कर चुके होते हैं, तब तो ऐसा ऐसा रिस्क कभी जीवन में लेना ही नहीं चाहिए। फिर भी हमको लगता है कि शायद एक आध प्रश्न मैं और करूं, और मैं इस तरीके से ये तरीका अपनाता हूं और मुझे लगता है कि 3 नंबर और 4 नंबर में से कोई हो सकता है, तो फिर आप अपने भाग्य को आजमा सकते हैं और ऐसी स्थिति में थोड़ा गंभीरता से चिंतन करते हुए किसी एक बिंदु को जो है अपना उत्तर बना सकते हैं। ये जरूर थोड़ा सा देख सकते हैं। एक और स्थिति होती है, कभी कभार क्या होता है कि प्रश्न तक पहुंचने के लिए हमें जो ये 4 बिंदु दिए जाते हैं, आंसर जो होते हैं हमारे पास में, इनको हम देख करके भी प्रश्न की स्थिति को समझ सकते हैं कि हमारा क्या प्रश्न होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि एक सामान्य प्रश्न अगर किया जाए कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो आप डायरेक्ट बता देते हैं दिल्ली है। लेकिन आपको मान लीजिए ऐसा प्रश्न दिया जाए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है या राजस्थान की राजधानी कौन सी है, और 4 बिंदु आंसर वहां दिए हुए होते हैं, तो हम चारों को चेक करते हैं कि जयपुर राजस्थान की राजधानी है, फलानी जो है स्थिति वो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, या और किसी शहर का नाम लेकर के दूसरी जगह की राजधानी है। ऐसे हम उसको सम्मिलित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इन आंसरों को लेकर, उत्तर्स को लेकर प्रश्न के साथ में हम सुमेलित करने का काम कर सकते हैं, और जैसे ही सुमेल अगर इसका हो जाएगा तो हम लोग उस आंसर तक पहुंच सकते हैं। वैसे एक छोटी सी जानकारी थी, मेरा यह मानना था कि अभी जो परीक्षाएं चल रही उसमें विद्यार्थी को ऐसा काफ़ी संकट से गुजरना पड़ रहा है। तो साथियों, मैं फिर से एक बार आपको पीछे ले जाकर के ये कहना चाहता हूं कि हम लोगों को थोड़ा सा अपने आप को कहना चाहिए, सहमित रखना चाहिए, इधर उधर की अफवाह में नहीं आना चाहिए, किसी के झांसे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारी खुद की अगर मेहनत की हुई है तो हमको उसका पूरा लाभ मिलेगा, उसका पूरा फल मिलेगा। यह सोच करके बड़े प्रेम से कॉन्फिडेंस बनाते हुए धीरे धीरे उस प्रश्न पत्र को हल करने का प्रयास करना चाहिए। एक और खास बात साथियों मुझे याद आ गई, कई बार क्या होता है कि हम पेपर हल कर रहे होते हैं, हमारे पास में 15-20 मिनट 10 मिनट बच जाते हैं और हम हथियार डाल देते हैं, और वो प्रश्न पत्र ऐसा होता है कि और लोगों के लिए भी काफ़ी कठिन रहा होता है। उस समय हम थोड़ा निराशा में चले जाते हैं, एक दो प्रश्न और हम ठीक से कर पाते हैं, अच्छे से कर सकते हैं, और ऐसे में हम हार मान लेते हैं और सोचते हैं अब जितना हुआ ठीक है, और फिर हम थोड़ी कोशिश करना छोड़ देते हैं। तो मैं कहूँगा कि अंतिम क्षण तक, यानी कि उस परीक्षा कक्ष में बैठे हुए जब तक हमारी परीक्षा चल रही होती है, तब तक कोई भी ऐसा बिंदु जिस पर हम एक आध क्वेश्चन को ठीक करके अंक ला सकते हैं, हमें वो काम करना चाहिए। हमें पेन डाउन नहीं करना चाहिए और हाथ बांध करके बैठना नहीं चाहिए। हमें उस समय का उचित उपयोग लेना चाहिए। हो सकता है कि हम किसी एक प्रश्न को ठीक करने से हमारा सिलेक्शन हो जाए, और नहीं तो हम कहीं पीछे रह जाएं। आप सभी विद्यार्थियों के लिए शुभकामनाएं देता हूं साथियों। इसी प्रकार की कक्षाएं, इसी प्रकार के वीडियोस आपके सामने लाता रहूंगा। आपकी क्या समस्याएं हैं, किस विद्यार्थी के मन में क्या चल रहा होता है, जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि आप लोगों के विचारों को जान करके एक ऐसा सकारात्मक, एक ऐसी नया ऊर्जावान कथन के साथ एक वीडियो आपके सामने रखा जा सकता है, जिससे आप सभी लोगों को आने वाली परीक्षाओं में सहायता मिलेगी, और उसके माध्यम से आपका मनोबल बढ़ेगा और आपकी पढ़ाई अच्छी चलेगी। तो आप लोगों को कहना चाहिए आपका लक्ष्य प्राप्त हो सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।